ये साफ तौर पे कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित किया था उस समय साफ तौर पे कहा था कि सितंबर तक जो भी फंड मिला है उसकी जानकारी हमें दी जाए। उसके बाद फैसला आया है और अब कोर्ट ने कहा है कि जितना भी फंड ले चुके हैं उसकी जानकारी दी जाए 3 महीने के अंदर, और जो भी फंड अभी लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड और उसको इनकैश नहीं कराया गया है उसको वापस किया जाए। और उसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इसके बाद वो सिस्टम ही नहीं रहेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियां पैसा लें। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये राइट टू जो नो है, जो जानने का अधिकार है, उसका बहुत बड़ा वायलेशन है। और जहां तक बात सरकार कह रही है कि इसमें हम इसमें पारदर्शिता होगी, इससे ब्लैक मनी रुकेगी, इसके बहुत दूसरे अखिलेश, एक और सवाल ये है, आपसे समझना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कुछ वक्त दिया है इलेक्शन कमीशन को जानकारी देने के लिए, तो क्या कुछ कहा गया है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कैसी जानकारी देनी है, और साथ ही ये भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि ये बॉन्ड कैसे काम करते थे, उसकी प्रक्रिया क्या होती थी? देखिए, पहला सवाल आपका यह है कि इनको जानकारी देनी है कि इन पार्टियों को कितना पैसा मिला। 27 राजनीतिक दल, 7 जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और 27 क्षेत्रीय पार्टियां, इनको बल्क में बड़े पैमाने पर जो पैसा मिला है उसमें ये आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक दल जो सत्ता में है उनको बड़े पैमाने पर पैसा मिला। 99% जो फंड था वही मिला है। उसको उसकी जानकारी देनी है कि कितने फंड किसको मिला है, ये इलेक्शन कमीशन देगा। दूसरा सवाल जो है वो सिस्टम ये था कि जो भी राजनीतिक दल चुनाव में 1% वोट पाया हो और वो रजिस्टर्ड हो चुनाव आयोग में क्षेत्रीय दल के रूप में, वो ले सकता है। और वो पार्टियां, वो कंपनियां पैसा दे सकती हैं जो पिछले 3 साल के अपने नेट प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकती। तो ये भी सवाल उठाया गया था कि ये कौन और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आप ये पूरी जानकारी दे रहे हैं, आपने कहा कि कितना फंड मिला ये पब्लिक करना होगा, सार्वजनिक करना होगा। क्या दानदाताओं की पहचान भी सार्वजनिक होगी कि किसने कितना फंड दिया? क्या ये भी सार्वजनिक होगी या फिर दानदाताओं की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी? क्योंकि इसको लेकर एक स्टेटमेंट में केंद्र की तरफ से सुनवाई के दौरान कहा जा चुका था कि दानदाताओं की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहले भी जब होता था तो ये आरटीआई के जरिए लोग पता करते थे और ये मांगते थे कि किस अमुक कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, वो पता चल जाता था। इसी तरह इस बार भी ये पता चल जाएगा कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा। कि केंद्र सरकार ने ये कहा था कि पैसा कंपनियां सिर्फ इसलिए नहीं पार्टी को देती कि वो सत्ता में है, पैसा इसलिए देती है कि उसका आगे का उसका उद्देश्य क्या है, पार्टी इस देश के लिए क्या करना चाहती है, उसका मैनिफेस्टो क्या है, उस देश के लिए क्या कर सकती है, वो कितना बेहतर एजेंडा लेके सरकार चलाना चाहती है, इस बिहाफ पे पैसा दिया जाता है। और ये भी कहा था कि दूसरे राज्यों में जो विपक्ष पार्टी सत्ता में है उसको भी कंपनियां पैसा देती हैं, क्योंकि कंपनियों को लगता है कि वहां पे जो स्कीम्स हैं, वहां पे जो सरकार चलाने का तरीका है वो बेहतर है, उस हिसाब से वो चयन करते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है। लेकिन जो याचिकाकर्ता थे, चाहे उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे उसमें एडीआर हो, जो प्रशांत भूषण की एनजीओ थी, तमाम ऐसे पिटिशनर थे, उनका कहना था कि ये ब्लैक मनी को और सरकार के डर से कि अगर को पता है कि उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और ये एक तरह से दबाव में पैसा लिया जा रहा है, ये सारे आरोप थे। और ये था कि ये जानने के जो अधिकार है उसका वायलेशन है। अखिलेश, ये एक बात आपसे समझेंगे, जिन छोटी पार्टियों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि उनको लेकर कुछ शक और शुबहत था कि ये पार्टियां भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा बना रही हैं, यानी वहां कुछ गड़बड़ है। क्या उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का भी प्रावधान हो सकता है अगर गड़बड़ी पाई गई तो? देखिए, ये सवाल अदालत के सामने नहीं था। अदालत के सामने सिर्फ यही सवाल था और संविधान पीठ संवैधानिक पहलुओं पर विचार कर रही थी। उसने माना कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू किया गया था, जो पास किया गया था पार्लियामेंट के जरिए 2018 में, उसमें जो आईटी एक्ट में संशोधन किया गया था वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरह से उसने जो बिंदु बना रखे थे संवैधानिक जांच के, उस पर उसने दिया। कि एक सवाल और उठाया गया था याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि ये
जो बिल है उसको हमने नेट प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकती। तो ये भी सवाल उठाया गया था कि ये और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आप ये पूरी जानकारी दे रहे हैं, आपने कहा कि कितना फंड मिला ये पब्लिक करना होगा, सार्वजनिक करना होगा। क्या दानदाताओं की पहचान भी सार्वजनिक होगी कि किसने कितना फंड दिया? क्या ये भी सार्वजनिक होगी या फिर दानदाताओं की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी? क्योंकि इसको लेकर एक स्टेटमेंट में केंद्र की तरफ से सुनवाई के दौरान कहा जा चुका था कि दानदाताओं की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहले भी जब होता था तो ये आरटीआई के जरिए लोग पता करते थे और ये मांगते थे कि किस अमुक कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, वो पता चल जाता था। इसी तरह इस बार भी ये पता चल जाएगा कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा। कि केंद्र सरकार ने ये कहा था कि पैसा कंपनियां सिर्फ इसलिए नहीं पार्टी को देती कि वो सत्ता में है, पैसा इसलिए देती हैं कि उसका आगे का उसका उद्देश्य क्या है, पार्टी इस देश के लिए क्या करना चाहती है, उसका मैनिफेस्टो क्या है, उस देश के लिए क्या कर सकती है, वो कितना बेहतर एजेंडा लेके सरकार चलाना चाहती है, इस बिहाफ पे पैसा दिया जाता है। और ये भी कहा था कि दूसरे राज्यों में जो विपक्ष पार्टी सत्ता में है उसको भी कंपनियां पैसा देती हैं, क्योंकि कंपनियों को लगता है कि वहां पे जो स्कीम्स हैं, वहां पे जो सरकार चलाने का तरीका है वो बेहतर है, उस हिसाब से वो चयन करते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है। लेकिन जो याचिकाकर्ता थे, चाहे उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे उसमें एडीआर हो, जो प्रशांत भूषण की एनजीओ थी, तमाम ऐसे पिटिशनर थे, उनका कहना था कि ये ब्लैक मनी को और सरकार के डर से कि अगर को पता है कि उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और ये एक तरह से दबाव में पैसा लिया जा रहा है। ये सारे आरोप थे और ये था कि ये जानने के जो अधिकार है उसका वायलेशन है। अखिलेश, ये एक बात आपसे समझेंगे, जिन छोटी पार्टियों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि उनको लेकर कुछ शक और शुबा था कि ये पार्टियां भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा बना रही हैं, यानी वहां कुछ गड़बड़ है। क्या उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई का भी प्रावधान हो सकता है अगर गड़बड़ी पाई गई तो? देखिए, ये सवाल अदालत के सामने नहीं था। अदालत के सामने सिर्फ यही सवाल था और संविधान पीठ संवैधानिक पहलुओं पर विचार कर रही थी। उसने माना कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू किया गया था, जो पास किया गया था पार्लियामेंट के जरिए 2018 में, उसमें जो आईटी एक्ट में संशोधन किया गया था वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरह से उसने जो बिंदु बना रखे थे संवैधानिक जांच के, उस पर उसने दिया। कि एक सवाल और उठाया गया था याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि ये जो बिल है उसको ये साफ तौर पे कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित किया था उस समय साफ तौर पे कहा था कि सितंबर तक जो भी फंड मिला है उसकी जानकारी हमें दी जाए। उसके बाद फैसला आया है और अब कोर्ट ने कहा है कि जितना भी फंड ले चुके हैं उसकी जानकारी दी जाए 3 महीने के अंदर, और जो भी फंड अभी लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड और उसको इनकैश नहीं कराया गया है उसको वापस किया जाए। और उसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इसके बाद वो सिस्टम ही नहीं रहेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियां पैसा लें। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये राइट टू जो नो है, जो जानने का अधिकार है, उसका बहुत बड़ा वायलेशन है। और जहां तक बात सरकार कर रही है कि इसमें हम इसमें पारदर्शिता होगी, इससे ब्लैक मनी रुकेगी, इसके बहुत अखिलेश, एक और सवाल ये है, आपसे समझना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कुछ वक्त दिया है इलेक्शन कमीशन को जानकारी देने के लिए, तो क्या कुछ कहा गया है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कैसी जानकारी देनी है, और साथ ही ये भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि ये बॉन्ड कैसे काम करते थे, उसकी प्रक्रिया क्या होती थी? देखिए, पहला सवाल आपका यह है कि इनको जानकारी देनी है कि इन पार्टियों को कितना पैसा मिला। 27 राजनीतिक दल, 7 जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां और 27 क्षेत्रीय पार्टियां, इनको बल्क में बड़े पैमाने पर जो पैसा मिला है उसमें ये आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक दल जो सत्ता में है उनको बड़े पैमाने पर पैसा मिला। 99% जो फंड था वही मिला है। उसकी जानकारी देनी है कि कितने फंड किसको मिला है, ये इलेक्शन कमीशन देगा। दूसरा सवाल जो है वो सिस्टम ये था कि जो भी राजनीतिक दल चुनाव में 1% वोट पाया हो और वो रजिस्टर्ड हो चुनाव आयोग में क्षेत्रीय दल के रूप में, वो ले सकता है और वो कंपनियां पैसा दे सकती हैं जो पिछले 3 साल के